नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज मेरे दफ्तर में उत्तर प्रदेश की राजनीति के वो पुरोधा हैं जिनको समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने पक्ष में करने के लिए कई महीनों से लगी हुई थी। बाजी आई अखिलेश यादव में के पास में, और अखिलेश यादव के संग जिस दिन ये नेता बैठा उस दिन पूर्वांचल की राजनीति बदल गई। बिल्कुल ठीक समझे, मैं बात कर रहा हूँ योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है ओपी राजभर जी की, जिन्होंने योगी सरकार के मंत्रिमंडल से जब बाहर निकले या निकाले गए, उसके बाद जो बागी तेवर अपनाए उसने पूरे बीजेपी में खलबली मचा दी। बहुत लंबे समय तक वो कभी ओवैसी के साथ, कभी शिवपाल यादव के साथ दिखाई दिए। कहा हम अलग मोर्चा बनाएंगे, 6 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, हर बयान ऐसा था जो मीडिया में सुर्खियों बटोरता रहा। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर बाद में तय किया कि हम अखिलेश यादव के साथ जाएंगे और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। चुनाव की घोषणा जैसी हुई, चुनाव की डेट जैसी क्लियर हुई, बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह उनके घर पे पहुंच गए और लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। क्या ओपी राजभर एक बार फिर पाला बदलने जा रहे हैं? मेरे साथ खड़े हैं। आज मैं राजनीति के विभिन्न पहलुओं से बात करूंगा, राजनीति को समझने की कोशिश करूंगा। राजभर जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे यहाँ 4 PM में। क्या मामला है, बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा। कल दयाशंकर सिंह आपके घर पे गए, बंद कमरे में गुफ्तगू हुई, बीजेपी से सुना है बहुत बड़ा ऑफर आ गया है। कल वो आए थे, ये सच है, सही बात है। सरोजनी नगर में 2 होर्डिंग लगी, कल तो सबकी उतर गई। हाँ। एक पत्नी की अलग, एक पति की अलग, ठीक है। सरोजनी नगर से उनको टिकट बीजेपी से वो मांग रहे हैं, उनकी पत्नी भी वहीं से मांग रही है। उनको ऐसा महसूस हुआ कि हमको बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा, तो हमारे यहाँ आए और उन्होंने कहा कि हमको चुनाव लड़वा दीजिए। तो हमने कहा कहाँ से लड़ेंगे? उन्होंने कहा सरोजनी नगर। हमके बलिया क्यों नहीं लड़ते? आप बलिया के रहने वाले हो, तो बलिया में आप लड़ो, वहाँ ज़्यादा लोग जानते हैं, ज़्यादा पहचान है। तो कहा नहीं, सरोजनी नगर। तो हम कहे तो फिर हमको अखिलेश जी से बात करनी पड़ेगी। तो कहा बात कर लीजिए और बात तय हो जाए तो फिर प्रेस वार्ता हो जाए हमारी आपकी। तो हम कहे तो आपकी अकेली नहीं होगी, 1.5 दर्जन मंत्री भी आपके 12 बजे 1 बजे रात को आ रहे हैं, तो उन लोगों को सबको साथ करा दें तो क्या बुरा होगा। दो खुराफात बातें आपने फिर आपकी हर बात में करते हैं। पहली बात तो ये आपने खुराफात ये कर दी कि पत्नी वहां से विधायक है और ये टिकट मांग रहे हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पत्नी पति से मनभेद है क्या, जो दोनों एक जगह नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? भाई दोनों लोग एक जगह होर्डिंग लगा रहे हैं तो क्या दिख रहा है? तो ये मतलब सहमति से पति पत्नी लड़ा रहे हैं, आप तो आग लगा रहे हैं उनके। हम आग थोड़ा लगा रहे हैं, जो वो भी टिकट मांग रहे हैं वहीं उनको सोचना चाहिए कि जब पत्नी मंत्री है, योगी जी की सरकार में कैबिनेट वो मंत्री है, तो फिर वहां उनको टिकट मांगने की क्या जरूरत है? जिसका मतलब वो साफ दिखता है कि दोनों लोगों में नहीं पड़ती है। कभी कभी ये भी तो होता है कि या तो मुझे दे दो या मेरी पत्नी को दे दो, आप ये क्यों कह रहे हैं कि दोनों? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो फिर वो जब वो वहां से उनको ऐसा लगा कि मंत्री भारी है तो मेरे पास जब आए, तो फिर उन्होंने अपनी बात सरोजनी नगर से शुरू क्यों किया कि हमको समाजवादी पार्टी और आपके अलायंस से सरोजनी नगर से टिकट दिला दीजिए। और तो हमने जब कहा कि बलिया से लड़िए, और बलिया के आप रहने वाले हैं, बलिया में हमारा प्रभाव भी है बहुत ज़्यादा, तो कहा नहीं, समाजवादी पार्टी की इस समय सरकार की लहर चल रही है और इस सरकार में जो टिकट पा जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। ये कितने गड़बड़ आदमी है आप, उनको बीजेपी से बाहर निकलवाएंगे। आपका उन्होंने साथ दिया जिस दिन आप स्वतंत्र देव चाय पीने गए थे, सुना है दयाशंकर जी आपको लेके गए थे। तो जो आदमी बीजेपी का नेता आपके संग इतनी पैरोकारी कर रहा है और आप सार्वजनिक रूप से बेचारे की धुलाई कर रहे हैं। हम धुलाई नहीं कर रहे हैं, स्वतंत्र देव पटेल के यहाँ मैं उनकी पैरवी करने गया था। मैं पहले उनको समझाया, वो MLC का चुनाव था, तो उन्होंने हमसे पहले कहा कि आप टेलीफोन कर दीजिए, आपका संबंध है स्वतंत्र देव पटेल से, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पैरवी कर देंगे तो हम MLC बन जाएंगे। हमने उनको समझाया कि देखो आप मिनिस्टर हो, आपकी पत्नी मिनिस्टर हैं, आपको MLC नहीं बनाया जा सकता। तो कहा फोन तो कर दो, तो हमने फोन कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि मिल लिया जाए, मिल के कह दीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है, तो हमने फोन किया उनको, तो कहा अभी हम बाहर हैं और 11-12 बजे के बीच में पहुंचेंगे। तो उनके ठीक है, अच्छा टाइम रहेगा तो हम लोग मिलेंगे। तो फिर वो स्वतंत्र देव जी पहुंचे तो उस समय 11:30 बज गया था। तो हमारे यहाँ फ़ोन किए तो हमने कहा भैया ऐसा है कि हमारा ड्राइवर सब चले गए हैं, अब हम इस टाइम नहीं आएंगे, सुबह एकदम मॉर्निंग में आ जाएंगे।
तो कहें कि दयाशंकर तो सोया रहता है 10 बजे तक, तो हम के अब ये जगा आपने एक और उनकी नेगेटिव बात कह दी। प्लीज। आज आप मन बना के आए हैं दयाशंकर जी धज्जी उड़ा रहे नहीं, हैं। हम धज्जी आपके नहीं उड़ा- योगी जी जो मुख्यमंत्री है सुबह सो के उठने को लेकर बहुत कर रहे हैं, आपने कह दी 10 बजे सो के उठाया। नहीं, स्वतंत्र देव पटेल ने कहा कि वो 10 बजे सो के उठते हैं तो कैसे आप आ जाएंगे, हम नहीं आएंगे तो हम आ जाएंगे। तो संजोग से मैं फोन करता रहा, वो साइलेंट करके, उनका मोबाइल साइलेंट रहता है, अक्सर देखते हैं दयाशंकर जी का, तो मैं फोन करता रहा, वो अपना नींद लेते रहे, फिर उनको झटका लगा तो उठे, तो मैं तब तक स्वतंत्र देव पटेल के यहाँ पहुंच गया। तो बातचीत हुई, तो तब तक वो जो है 20 मिनट बाद फिर आए, तो आए तो कहा कि मैं तो सो गया था। हम कहे तो यही बता रहे थे कि 10 बजे सो के उठते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, तो बैठे बातचीत होने लगी, फिर चाय पानी हुआ बातचीत के बाद। तो उन्होंने कहा तो हमने कहा कि भैया देखो, हम आए हैं पैरवी में, आप साफ साफ बात सुन लो, इनको एमएलसी की सूची जो जा रही है आपने सब नाम लिख के भेज दो। तो उन्होंने भी यही बात कहा कि इनकी पत्नी मंत्री हैं, तो इनको एमएलसी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मुझे बताइए कि दयाशंकर जी अपनी पार्टी के नेता से पैरवी कराएंगे, आपसे क्यों कराएंगे? ये तो कोई भी नहीं मानेगा कि आपसे पैरवी कराएंगे वो। देखिए, कभी कभी जहां तलवार की जरूरत पड़ती है तो वहां सुई भी काम कर जाती है, ऐसा भी होता है। तो कैबिनेट में हम भी मिनिस्टर थे, वो भी मिनिस्टर थे, स्वतंत्र देव जी, तो हम दोनों का संबंध था। जिस तरह पिछड़े समाज का होने के नाते स्वतंत्र देव पटेल की वहां उपेक्षा हो रही है, मैं तो पहले कहता था उनसे कि भाई देखो ये हो रहा है पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, तो कहें भाई क्या किया जाए, क्योंकि भाई हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो कहें भाई हम तो यही हैं, अब क्या करें। तो बातें जो वहां होती थी अंदर, मान लीजिए, तो वो इस बात से सहमत थे कि पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन जाए कहाँ। लेकिन एक बात कल से ये भी कही जा रही है कि ऑफर था बीजेपी का, जब पोल खुल गई कि आपकी उनकी मीटिंग हुई है, तो आप ये सब कहानी बता रहे हैं। नहीं, मतलब बीजेपी आपकी तरफ डोरे डाल रही है फिर अभी? नहीं, बीजेपी को देखिए, 3 साल पहले मैं सदन में इस बात को कहा कि मैं रिजाइन दे के आया हूं आज सदन में, और आज कह रहा हूं कि 3 साल के बाद बीजेपी को सत्ता से बेदखल जब तक कर नहीं लूंगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उसी दिन से हमने प्रण किया था। ये तो ऐसे बोलते रहते हैं, इधर का उधर, उधर का उधर होता रहता था। उसी दिन मैंने मन बना चुका था कि जो पार्टी ताकत में दिखेगी, चाहे वो बसपा दिखे चाहे सपा दिखे, जो ताकत में दिखेगी हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। तो हमने, सही बात आपको बता रहा हूं, मैंने बसपा से प्रयास किया, ऐसा नहीं, मैंने प्रयास किया, लेकिन बसपा की तरफ से हुआ कि हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। हमने कहा कोई बात नहीं, फिर हम साइलेंट हो गए, फिर हम अपने काम में, हम बराबर काम में लगे रहते हैं। काम में नहीं, आप जब आप साइलेंट नहीं हुए थे, आप ओवैसी जी की बैंड बजा रहे थे। आप ओवैसी जी का माहौल खराब कर रहे थे। पहले आपने ओवैसी की इतने बढ़िया बढ़िया हवा बना दी ओवैसी की, ओवैसी इतनी लड़ेंगे, आपका गठबंधन में आएंगे, दिल्ली तक चर्चा हुई। आप अपना रेट बढ़ा रहे थे, जहां आपको जाना था वहां एक्चुअल में आप अपना रेट बढ़ा रहे थे, सीडीओ की बार्गेनिंग कर रहे थे। ओवैसी बेचारे, आज आपने ऐसे मौके पे छोड़ा उनको, शिवपाल को भी आप अपनी तरफ ले आए। अब ओवैसी क्या करेंगे? एक दोस्त जिसने आपके संग साझेदारी करी, तभी लोग कहते हैं आपके ऊपर भरोसा बहुत ज्यादा नहीं है लोगों को। देखिए, आपने चर्चा किया शिवपाल जी का, उनके आवास पे मैं भी था, ओवैसी जी भी थे, चंद्रशेखर थे, शिवपाल जी थे। चारों लोगों ने तय किया, उस दिन डेट पड़ी 10 तारीख की, 10 तारीख तक शिवपाल जी अखिलेश जी से मिलेंगे। हम सब लोग अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सब लोग, हम लोग गठबंधन वही करें। इसमें ओवैसी भी था? हाँ, ओवैसी थे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, बिल्कुल ईमानदारी की बात, मैं फोटो दिखा दूं? नहीं, फोटो में तो थे, लेकिन बात ये हो रही थी एकदम 100% बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल एकदम डंके की चोट पे बोलता है। ओवैसी इस बात पे सहमत थे, बिल्कुल सहमत थे, उन्होंने इस बात को कहा। फिर उसके बाद 10 तारीख तक बात नहीं बनी, तो फिर मैंने शिवपाल जी से अकेले मिला। हमने कहा अब क्या होगा, आप तो नहीं मिल पाए, तो उन्होंने कहा कि आप पहल करो। तो हमने कहा ठीक है, तो हम तो जाएंगे, तो हम ऑन स्पॉट फैसला लेते हैं। तो कहा पहले तो जाओ, तो हमने कहा अभी समय है, तो हम थोड़ा अपना समय देख रहे थे, काट रहे थे। फिर मैं गया और तुरंत जो है फैसला कर दिया कि हमारी उनकी मुलाकात 17 अक्टूबर को होती है। वो पहले से तय था कि आपको प्राइम मिनिस्टर की रैली फेल करनी है, इसलिए आपने जानबूझ के, आप कोई भी काम ऐसा दांव नहीं चलते हैं जिसके दूरगामी परिणाम को पता नहीं। आप इतने सीधे हैं नहीं राजभर जी, आपको वो कर रहे हैं, तो आपने जानबूझ के वो डेट चुनी थी। जैसे प्राइम मिनिस्टर आए, आप और अखिलेश यादव एक फोटो डाल दो और पूरा प्राइम मिनिस्टर की रैली सुहा हो जाए, चर्चा आप पे आ जाए। मैंने पहले 3 साल पहले कहा था ना कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से नेस्तनाबूद करूंगा। तो इससे तो समझ जाना चाहिए कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा। मतलब ओवैसी को आप
गुमराह कर रहे थे, नहीं, निशाना वो वैसे भी गुमराह नहीं कर रहा था। देखिए अब वो वैसे क्या करेंगे? नहीं, वो कहा करेंगे। देखिए हमारा मकसद कहने का तात्पर्य था कि हम 100 सीट लड़ने के बजाय 10 सीट लड़ें। 100 लड़कर के हम एक भी न जीते और 10 लड़के 10 जीत जाएं, ये बेहतर है। आपने जैसे कहा ना कि बार्गेनिंग अपना रेट बढ़ा रहे थे, गठबंधन में क्या क्या होता हमको नहीं पता, बैठा लीजिएगा अखिलेश जी को। हमने सिर्फ बिना शर्त मुद्दों के आधार पे कि जातिवार जनगणना करा दो, अब घरेलू बिजली का बिल माफ करा दो, गरीबों का इलाज फ्री में करा दो 5 साल, जो अन्ना पशु किसान उसे तंग है, सड़क पर आम आदमी उसे तंग है, ट्रामा सेंटर में 70% मरीज अन्ना पशु से लड़के आ रहे हैं, तो इनसे निजात दिलाने के लिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है। प्रदेश में जो अराजकता का माहौल है, नफरत की राजनीति हो रही है, इससे निजात दिलाने के लिए आप तैयार हो तो हम आपके साथ हैं। वो एग्री हो गए, हम उनके साथ हो गए। सीट की कोई बात नहीं, आज तक कोई बात नहीं है सीट की। मतलब आप वहां पे पूरे में ये है कि जितने डॉन जितने माफिया हैं वो सब आपके कंधे पे हैं। आप जेल में मुख्तार अंसारी से मिलते हैं तो मुख्तार अंसारी का पाप अखिलेश यादव के कंधे पे नहीं आया, तो आप वो नीलकंठ हो गए हैं जो अखिलेश यादव के जहर आप पियेंगे, माफियाओं को राजभर पार्टी टिकट देगी। ऐसी डील नहीं हुई थी, ऐसी बात नहीं हुई थी। 2009 में माननीय राजनाथ सिंह ओम प्रकाश राजभर को लेकर अहमदाबाद गए थे साबरमती जेल में, जब ब्रिजेश सिंह वहां बंद थे। ठीक है, राजनाथ सिंह ब्रिजेश सिंह के मिलने के लिए इन माफिया डॉन बनारस को राजनाथ सिंह गए थे। आप ऑन अरे मैं डंके की चोट पे बोलता है राजभर। अच्छा, वहां मैं बाई ट्रेन गया, वो उधर से आए, बातचीत हुई, जेल में मामला फंसा सिर्फ इतना, वो 2 टिकट के लिए अड़ गए। ब्रिजेश कौन से? चंदौली और बनारस। तो राजनाथ जी ने कहा कि देखो बनारस में मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, तब तक कोई चर्चा नहीं थी, और आप एक सीट, हम इनको 2 सीट दिला देते हैं, एक सीट चंदौली आप लड़ जाओ, एक सीट इन कहीं लड़ जाएंगे और समझौते हो जाए, सरकार बनने जा रही है। तो नहीं माने वो, ब्रिजेश सिंह नहीं माने। और ये बात कहाँ की, किस जगह की है? ये बात गुजरात अहमदाबाद जिले की है, साबरमती जेल की है। जेल के अंदर मैं 4 दिन रहा वहां। आप और राजनाथ सिंह जेल के अंदर ब्रिजेश सिंह से मिले? 4 दिन मैं वहां रहा। जब बात उनकी नहीं माने तो मुझे कहा कि आप यहीं रुको, इनसे बात कर लो, देखो ये मान जाए तो ठीक है। राजनाथ सिंह भी जेल के अंदर गए थे? महाराज कहाँ नहीं जाते हम नेता लोग, यही तो भय में, जैसे राजभर को लोग कहते हैं। अब हम ब्रिजेश सिंह को क्या जानते, हमको तो हम नहीं जानते थे उस समय। आप उस इलाके के हैं, ब्रिजेश सिंह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन है, आप उसको नहीं जानते हो? डॉन होंगे, हमारे यहाँ कोई डॉन नहीं है। हमारे यहाँ जब जोला आता है ना तो घुटना टेक देता है, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे ब्रिजेश सिंह हो, चाहे धनंजय सिंह हो, चाहे अभय सिंह हो, चाहे जो भी है, तो गिड़गिड़ाता है हमारे यहाँ की टिकटवा दे दीजिए। मतलब आपका कहना मतलब ये है कि मुख्तार अंसारी आपके सामने गिड़गिड़ाए कि टिकट दे दीजिए? भाई मुख्तार अंसारी गिड़गिड़ाए, टिकट हम देने के लिए थोड़ा गए थे, हमारा उनका संबंध गए थे। नहीं, अचानक चुनाव से पहले क्यों गए थे फिर आप जेल में? ऐसा टाइम सरकार ने तय किया कि हम हफ्ते में 2 आदमी से मिलने देंगे। मैं मिनिस्टर था तो 6 बार गया था बाधा जेल मिलने के लिए मुख्तार से। एक बार भी इनकी औकात नहीं थी कि बोल दें। मैं जब वो वहाँ पंजाब रोपड़ जिला रहता था तो मैं 9 बार वहां गया था मिलने। तब आप योगी सरकार के मिनिस्टर थे? आप योगी सरकार के मिनिस्टर रहते हुए मुख्तार अंसारी से जेल में मिलने गए थे पंजाब? रिकॉर्ड है, निकालवा लें। तो योगी जी को पता नहीं था कि हमारा एक मिनिस्टर मुख्तार अंसारी से मिलने जा रहा है? वो पता था। तो योगी जी आपसे मना नहीं करते थे? अच्छा नहीं, कहाँ मना करेंगे। तो योगी जी तो कहते हैं हमने मुख्तार को नेस्तनाबूद कर दिया, और आप कैबिनेट मिनिस्टर, योगी के कैबिनेट मिनिस्टर हो, क्या मुख्तार से मिल रहे थे? आप सोच लीजिए, दुनिया में झूठ बोलने वाला नेता का नाम अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी, दूसरे नंबर का झूठा और लूटने वाला, धोखा देने वाला तो योगी आदित्यनाथ जी, तीसरे नंबर का जुमलेबाज अगर कोई नेता है तो अमित शाह जी हैं। मैं सिद्ध कर देता हूँ। एक मिनट पहले जब आपने बहुत सस्पेंस वाली बात बताई, इस पे कर लें। उत्तर प्रदेश में जब माफियाओं की बात आती है तो ये लगातार होता है, और योगी आदित्यनाथ पे सीधा आरोप लगता है कि वो ठाकुर माफियाओं को देख नहीं रहे हैं, और जब ठाकुर माफियाओं की बात आती है तो ब्रिजेश सिंह का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, क्योंकि वो मुख्तार अंसारी के पैरेलल गैंग चलाते हैं। आज आपने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक दौर में आपके संग जेल के अंदर जाके ब्रिजेश सिंह से डील कर रहे हैं।
तो ये हो क्या रहा है, योगी सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर, देश का इतना बड़ा नेता, एक माफिया डॉन के संग जेल में मिल रहा है। लोकतंत्र में ये सब चल क्या उस रहा समय है? रक्षा मंत्री नहीं थे, रक्षा मंत्री नहीं थे, लेकिन 2014 के चुनाव के पहले की घटना है। अच्छा, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता थे। हाँ, बड़े तो नेता। लोकतंत्र में ये हो क्या रहा है, ये उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े डॉन के संग आप लोग मिलते हैं, जेल के अंदर जाके मिलते हैं। एमएलसी है ना ब्रजेश सिंह, किस पार्टी से हैं? बीजेपी के सपोर्ट से। तब का है। अभी आपने देखा जौनपुर में चेयरमैन जिला पंचायत का अध्यक्ष बीजेपी ने बनाया, किसको? धनंजय सिंह की पत्नी को बनाया ना। तो ये इतिहास है। देखिए, यहाँ योगी जी का इतिहास जान लीजिए। योगी जी हरिशंकर तिवारी के यहाँ छापा पड़ेगा, विजय मिश्रा के यहाँ छापा पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण है, खाली ब्राह्मण के होने के नाते, और कुछ थोड़ा बात तो है। योगी जी को ब्राह्मणों से, वो गेरू भगवा आदमी, उसको ब्राह्मणों से क्यों? नाथ संप्रदाय का गठन क्यों हुआ? आप इसको जरा अंदर चले जाइए, क्यों हुआ आप जान लीजिए। आप नहीं, हमको जो जानकारी है, नाथ संप्रदाय का गठन ब्राह्मणों के खिलाफ हुआ था, और हमेशा योगी जी गोरखपुर में ब्राह्मणों के खिलाफ जाने जाते थे कि ब्राह्मणों से उनकी नहीं पड़ती है, ब्राह्मणों के खिलाफ रहते हैं। ये बहुत चर्चित बात रही है, और उसका इतिहास इन्होंने सत्ता पाने के बाद आप उठा के देखिए। और 21 साल की बेटी जिसके पास एक एनसीआर भी ना हो, वो जेल में है। एक भी एनसीआर नहीं हो, खुशी दुबे जेल में है। और 25,000 का इनामी योगी जी का बिरादर क्रिकेट के खेल में है। क्या तमाशा है। लेकिन मुझे बताइए, आप अगर ब्राह्मणों से योगी जी को इतनी चिढ़ है, आप वकौल आपके, तो गोरखपुर के शिव प्रताप शुक्ला को मोदी जी लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। अभी देखिए कितनी जो कमेटी बनी है, उसके भी चेयरमैन शिव प्रताप शुक्ला। सही कह रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी को मोदी जी नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। उदाहरण आप देख लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन में योगी जी को मोदी जी ने पैदल कर दिया। पूरे देश में किरकिरी हुई, तो 5 दिन के बाद कंधे पर फोटो रख के खिंचवा के दिखाया गया। ये प्रमाणित हुआ कि हमने उसको पैदल किया था। ये प्रमाण दे दिया। ये कहाँ प्रमाण हो गया? वो तो अच्छे खासे, मतलब आप लोगों ने एसपी जी जा रही थी, आप लोगों ने तूल दे दिया। अरे हम जो सच आप ही लोग दिखाए हम लोगों को, हम थोड़ा वहां थे। लेकिन वो इतने अच्छे प्यार से देखिए, अरे पैदल जा रहे थे, जैसे लग रहा था कि इनके साथ कोई है नहीं है आज के तारीख में। एक सीएम पर विश्वास ना हो, पीएम का, ये बड़ी अतिशोक्ति। और मजे की बात देखिए, उसका कितने अच्छे फोटो थे, दोनों कंधे पे हाथ रखे हुए, देखिए प्रमाण दे रहे थे कि हमने इसको पैदल किया है। ये प्रमाण दिया। और देखिए आगे खेल, केशव मौर्य को बुलाते हैं दिल्ली, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, कमरे में अकेले सोफा पर बैठाते हैं। योगी जी को पैदल करते हैं, उनको सोफा पर बैठा कहते हैं कि देखो तुमको स्टूल पर बैठाया है योगी, तुम्हारी बेइज्जती किया है, तुम पिछड़े जाति के हो। स्वतंत्र देव पटेल को वो फाइबर की कुर्सी पर बैठाया, उसकी भी बेइज्जती किया है। तुम वो भी पिछड़े जाति का, हम भी पिछड़ी जाति का है। योगी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, ये समझा के भेजा गया। ये तो आप उनके घर में आग लगाने हम आग नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी ने कहते हैं पिछड़ी जाति के, कि हम कह रहे हैं। तो मोदी जी तो खुद पिछड़ी जाति के, तो वही तो वो पिछड़ों को समझा रहे हैं। वहां क्यों नहीं योगी को बुला लिए? अकेले क्यों, केशव मौर्य को अकेले क्यों बुलाए? इनको बुला लेते तब तो मैं मानता कि नहीं भाई, वहां ये बात नहीं। अच्छा, क्यों बुलाया होगा आपके हिसाब से केशव मौर्य को? योगी जी को मोदी जी और अमित शाह जी विदाई करना चाहते हैं। क्यों? जल्दी क्यों करेंगे वो? ये इस नाते कि ये हिंदू का चेहरा बन रहे थे ना, तो वो ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जाना चाहते थे। और राजनीति की कुर्सी की इतनी बड़ी लड़ाई है कि आपने देखा ना, योगी जी के चक्कर में कृष्ण गोपाल भी विदा हो गए। कृष्ण गोपाल उनसे मतलब उनसे योगी जी का क्या मतलब? अरे भाई, योगी जी उन्हीं के बूते न उछल रहे थे। कृष्ण गोपाल के? और किसके बूते उछल रहे थे? कृष्ण गोपाल का संघ का बहुत बड़ा नाम है। अरे बहुत बड़ा नाम था, लेकिन आज हटा दिए गए। ये नहीं जानते गुजराती सब हैं। नहीं तो कृष्ण गोपाल का और योगी जी का रिश्ता क्या है जरा? वो संघ के हैं, वो संघ के हैं। ये बराबर संघ में माथा टेकते थे योगी जी कि हम हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे हैं देश में। इंडिया टुडे में खबर छपवाई, और टाइम्स, एक अमेरिका की पत्रिका है टाइम्स, उसमें इन्होंने छपवाई। तो फिर दिल्ली तलब हुए, एक ऐसे खबर छप गई। तो ये अंदर बड़ी खबर है कि ये अपने को सुपरहिट बनने में, और वो दोनों जो हीरो हैं गुजराती, इनको जीरो बना दिया है। वाकई में ये है 100% है। तो आप अच्छा बताइए, अभी 3 दिन पहले गोरखपुर से बयान आया कि अब अगला मुख्यमंत्री अजय शर्मा होंगे, अरविंद शर्मा। ये कैसा बयान हो गया?
ये वहीं से नपा नपाया हो रहा है। वो पूर्व सांसद है, ऐसे मजाक में कहते अरे मजाक कैसे मजाक, मैं राजनीतिक मंच हो और मंच पे ऐसे मजाक में कोई बोल देगा? वही मजाक में हमको कहने बोलते थे कि प्रकाश राजभर को मुख्यमंत्री बनाएंगे, कोई बोल दे? तो आपको कहना है कि अरविंद शर्मा वाली बात में कोई सच्चाई है? सही है। देखिए झगड़ा जो चल रहा है अंदर, मोदी जी ने अरविंद शर्मा को यहाँ भेजा डिप्टी सीएम बनाने के लिए। उस समय कृष्ण गोपाल जी थे योगी जी के साथ, तो इनको था कि हम एकदम सर्वे सर्वा हैं। ये नहीं जानते थे कि वो सब गुजराती हैं। अरे आप तो उत्तराखंडी हो, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के अलग स्टेट बन गया है, आप उत्तराखंडी हो गए हो। तो उत्तराखंड के आप वो गुजराती हैं, वो सब बड़े बढ़िया टाइप के हैं, व्यवसायिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो कैसे करते हैं वही जानते हैं। तो उनके चक्कर में ये पड़ गए, उनके आगे निकलने की कोशिश में। जब आगे निकलने के चक्कर में तो वो लोग ऐसा स्वीट पॉइजन देते हैं, पता नहीं लगता है। किसी गोपाल भी बेचारे लग गए। आप उनके घर में लड़ाई लड़ाने के लिए लड़ाई लड़ा रहे हैं। आज वो मोदी जी आके इतनी तारीफ करते हैं, वो कहते हैं, अमित शाह कहते हैं अगर 24 में मोदी को पीएम बनाना तो 22 में योगी को सीएम बनाना है। वो तो खुलेआम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। बनारस में भाषण सुना हमारे अमित शाह जी ने भाषण दिया कि जब रावण मृतशैया पे पड़ा था तो भगवान राम ने भरत को भेजा, पूरा रामायण उलट दिए। देखा आपने ना? तो ये सरकार बदलने के लिए बोल रहे हैं, उल्टा करो सब लोग। अमित शाह जी ने भाषण दिया कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 24 घंटा सोते हैं ताकि गरीबों का कल्याण हो। आप उनकी जो जवान से फिसल जाता है उनको आप मुद्दा बना रहे हैं। हम मुद्दा थोड़ा बना। बीजेपी ने संगठन में पन्ना प्रमुख मजबूत स्तर तक तैयारी की है योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की। अच्छा ठीक है। और आपके गठबंधन जिनके संग है उनकी उन लोग कहते हैं वो तो बिल्कुल कोई तैयारी नहीं है। वो कहते हैं ना, ये बताइए कि अन्ना पशु से किसान एकदम त्राहिमाम कर रहा है। वो पन्ना प्रमुख के उलाट दी हैं, सांसद का कुर्ता फाड़ दिया ना प्रतापगढ़ में। अभी परसों मैंने एक वीडियो देखा, एक विधायक जी को जाके एक नेता झापड़ मार दिया। आपने यहाँ अयोध्या में देखा, विधायक को पूरे गांव वाले दौड़ा लिए। आपके नोएडा की घटना, मतलब पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गांव में जाने लायक नहीं है। क्योंकि एक अन्ना पशु जो है एक बड़ी समस्या है। दूसरा बड़ी समस्या महंगाई है। तीसरा बड़ी समस्या बेरोजगारी है। ये बेरोजगारी पैदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो इस बेरोजगारी से नौजवान यहाँ आ रहा है। जिस तरह योगी जी ने किया है, 69,000 शिक्षक भर्ती को आप ले लीजिए, 68,500 की ले लीजिए। इन्होंने हिस्सा लूटा, प्रमाण भी दे दिया कि जब इन्होंने अपने आईडी से ट्वीट किया, पहले तो भाषण देते थे योगी जी कि मैंने बड़ी पारदर्शिता से हमने भर्ती की है, फिर अपनी आईडी से ट्वीट करते हैं कि आरक्षित वर्ग के साथ जो गड़बड़ी हुई है उसको ठीक करेंगे, और 6,000 वैकेंसी निकाल देते हैं, और 23,000 लूटते हैं और 6,000 आप देते हो। क्या दिखा रहे हो? तो आपने प्रमाण कर दिया ना कि हम हिस्सा लूटे हैं, ये तो प्रमाण हो गया। अब जिनका लूटे हो तो वो भी यहाँ आते हैं तो पुलिस, योगी जी अपने पुलिस से उनको पिटवाते हैं। तो वो घर में बैठे हैं अपने गांव में, जब जा रहे हैं तो कह रहे ठीक है आओ हम चक्रवृद्धि ब्याज के साथ देंगे। उनका ये हाल है। मैं मिनिस्टर था पिछड़ा वर्ग का, सामान्य वर्ग को छात्रवृत्ति सबको मिलेगी, दलित को सबको मिलेगी। जब पिछड़े की बात आई तो योगी जी कहते थे बजट नहीं है। शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए सामान्य वर्ग को सभी बच्चों को मिलेगा पैसा, लेकिन पिछड़ों को नहीं मिलेगा। तो पिछड़े वोट देने के लिए खाली बैठे हैं। वहां पर तो समझा देंगे, जाए गंगुआ में लोग मन बना के बैठे हैं। इस बार जनता अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मन बना चुकी है। वो तो ये जो कह रहे हैं पन्ना प्रमुख है, के है पन्ना प्रमुख इनका? गांव में इन लोगों को बड़ा भरोसा है कि हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बन गए हैं। आप लोग केवल मुसलमानों की पैरवी करते हैं और वो हिंदुत्व का चेहरा बन गए हैं। इनको भरोसा है काशी, मथुरा, गाय, गंगा, पीपल, भारत, पाकिस्तान, तालिबान हर हालत में ये चुनाव में जीत दिला देगा। आप लोग कहीं रुकेंगे नहीं। देखिए एक बात आपको बता दें, माता सीता जी रो रही हैं कि उनके पति को बदनाम किया भाजपा ने, उनकी जमीन ये सब बेच के जो है पैसा वसूल रहे हैं। तो माता सीता रो रही हैं कि ऐसा ये भाजपा वाले कर रहे हैं। वो बहुत परेशान है। आपसे बताया उन्होंने? हमसे नहीं बताया। फिर आप कैसे लगा परेशान? अरे भाई जो खबरें आ रही हैं, इसे नहीं आप बोलते हैं कि सूत्रों से खबरें आई हैं। तो हमारे पास भी आपके नेताओं को भी भगवान सपने में आ रहे हैं। भगवान की राजनीति क्यों कर रहे हैं? भगवान देखिए, भगवान हम नहीं कर रहे हैं, अखिलेश जी नहीं कर रहे हैं, योगी जी करवा रहे हैं। योगी जी मध्य प्रदेश में गए भाषण देने चुनाव प्रचार में, उन्होंने हनुमान जी को दलित बता दिया ना। तो जब हनुमान जी को आपने दलित बता दिया, तो हम लोग भी प्राइमरी में पढ़े हैं कि भगवान राम क्षत्रिय थे। हम लोगों ने भी पढ़ा है कि कृष्ण भगवान यादव थे, यदुवंशी थे। तो
तो फिर तो साफ साफ हो गया ना, राम उनकी तरफ, कृष्ण आपकी तरफ और हनुमान ओम प्रकाश राजभर की तरह। हनुमान वो जो है, एक बात तो है, देखिए लोग कहते हैं योगी जी ईमानदार है, आप तो कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर। देखिए ईमानदारी में, बात में तो दम है, ईमानदारी में, काम में दम नहीं है। जिस मुख्यमंत्री के कमरे में जिले बिक रहे हों और अधिकारी कह दे उसको सस्पेंड कर दें, जिस पत्रकार में चौथा स्तंभ होता है देश का, पत्रकार, वो कहा कि मिड डे मील योजना में नमक रोटी खिलाई जा रही है, आपको उसको सुधारने के बजाय पत्रकार को ही सुधार दिया, जेल भेज दिया, सैकड़ों पत्रकारों को जेल भेज दिया। यही आपका है ईमानदारी? यही ईमानदारी है कि 12 बजे रात दलित की बेटी का लाश जलवा देते हैं पेट्रोल डाल करके? यही ईमानदारी है? किस बात की ईमानदारी? बलिया में पाल की हत्या होती है, जीप में पुलिस बैठा के ले जाती है, मारने वाला ठाकुर था और 500 मीटर जाकर के फिर पुलिस उसको छोड़ देती है कि तुम भाग जाओ। यही ईमानदारी है? यही सब दिखा रहे हैं? क्रिकेट खेल रहा है 25,000 का इनामी, यही ईमानदारी है? तो जिले, नोएडा का एसपी बोला ना कि 60 लाख 50 लाख 80 लाख के जिले बिक रहे हैं, तो थाना बिकेगा? कोई नहीं रोक सकता। अच्छा ये बताइए, इस बात में दम था क्या? बाकी आप मंत्री रहे तो आपको तो आइडिया होगा, बाकी जिले बिक रहे थे, 100% बिक रहे थे। तो पैसा कौन ले रहा था? पैसा इनके बैठे हुए नेता जो लेते हैं। अब भाई जैसे आप मान लीजिए हम आपके दफ्तर में हैं, काम कर रहे हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, हम आपके दफ्तर में हम ले रहे हैं 50 लाख कि भाई इनको वहां पोस्ट करना है, तो साइन तो मुख्यमंत्री की होती है, अगर जिले में पोस्टिंग दस्तखत तो उनके होती है। भाई अगर 50 लाख 80 लाख ले रहे थे तो वो रुपया मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं था कि पैसा लिया जा रहा है। दुइया लोगों पर विश्वास करते हैं। आप ब्यूरो कोर्ट में देखेंगे तो ये नवनीत सहगल और अवस्थी जी, यही 2 लोग हैं ना, एसपी गोयल भी हैं, हम दुइया को मान लेते हैं, 3 मान के चलते हैं। तो ये तीनों लोगों का जरा पर्दे से खींच दीजिएगा, मालूम हो जाएगा कि लोग कितने ईमानदार लोग हैं। क्या आप बता दीजिए थोड़ा? अरे हम तो बता ही रहे हैं। बताइए ना, आप जो सवाल बता रहे हैं। मैं गया, नवनीत सहगल तो इतने मेहनती आदमी, वो मायावती के संग थे, देखिए कितनी मेहनत करते थे, अखिलेश यादव के संग रहे हैं तो उन्होंने एक्सप्रेस से बना दिया, अब योगी जी के साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो नवनीत सहगल तो ब्रांडिंग पूरे देश में, नवनीत सहगल बहुत ब्रांडिंग है, वही तो कर रहे हैं ना कि कलकत्ता का जो है फ्लाईओवर और अमेरिका की फैक्ट्री, यही ब्रांडिंग करा रहे हैं। क्यों हो गया होगा ऐसा? क्यों दिखा दिया? ये लोग कुछ किए ही नहीं है तो क्या करेंगे, क्या दिखाएंगे? आप बताइए, लखनऊ में हम लोग खड़े हैं, एक लखनऊ में कुत्ता भी मार करके अगर डूहा बनाए हो, लखनऊ में बहुत डिंग हाकते हैं ना, लखनऊ में कुत्ता मार करके भी उसका अगर मजार बना दिए होते तब भी हम मानते कि कुत्ता मारे हैं। एक दिन की कहीं काम दिखा दीजिए लखनऊ में, बहुत ढिढोरा पीटते हैं काम का ना। ये जो अभी एयरपोर्ट का ढिढोरा पीटे, आपने देखा ना कि एक तरफ आप एयरपोर्ट बेच रहे हो, जहाज बेच रहे हो, दूसरी तरफ आप एयरपोर्ट बना रहे हो, देश का पैसा लगा करके फिर अडानी को बेचने की तैयारी हो रही है। ये क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग? क्यों चिल्लाते हो कि हम बना रहे हैं? एक तरफ संपत्ति बेच रहे हो, दूसरी तरफ बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? और ये कह रहे हैं, हमारे योगी जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत काम किया है, हमारे साथ इनको ले लीजिए, आप भी अपना कैमरामैन ले लीजिए, दिन चलिए, खाली 100 शौचालय की हम जांच करा दें, 100 शौचालय की, तो उसमें 90 शौचालय, 10 तो वो मिलेंगे जो अपना पैसा लगा करके लोगों ने बना लिया, वो तो इस्तेमाल कर रहे हैं। 90 शौचालय मिलेगा कि या तो छत नहीं है, या तो दरवाजा नहीं है, या तो सीट नहीं है, या तो उसमें गांव वाले ऊपर ही रखते हैं, या तो उसमें बकरी बैठती है, या तो कुत्ता बैठते हैं, उपयोग में नहीं है। यही तो काम इनका है। और आवास चिल्लाते हैं, बांटे हैं, उसको दिए हैं जो 40,000 50,000 रुपया दिया, रिश्वत घुस दिया, उसको दिए हैं। जो वास्तव में गरीब कमजोर है उसको काय दिए हैं? ये झूठा चिल्ला रहे हैं। वो तो आज भी नेताओं के फ्लैश का छत बना करके आज भी गरीब रह रहा है। चलिए हमारे साथ, हम दिखा दें आपको। राजभर जी, ये सारी बातें तो अब तो चुनाव सिर पे आ गया, आप लोग कहेंगे मंच पे, लेकिन जिस तरह से डिजिटल हो गया चुनाव, अब रैलियां होंगी नहीं कोरोना की वजह से, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे वहां लोग? हमारी बात पहुंच चुकी है। हम लोग गाँव में चौपाल के माध्यम से ग्रास रूट पर हम लोग संगठन बूथ स्तर पे तैयार कर लिए। हम लोग एकदम चुनावी मूड में थे। हम लोग जानते थे कि जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में चुनाव की सूचना जारी होगी। हम लोग अपनी पूरी तैयारी कर लिए थे। हम लोग भी इंतजार कर रहे थे और हमारा वोटर भी इंतजार कर रहा था कि तारीख का ऐलान चुनाव आयोग करे और हम लोग भारतीय जनता पार्टी की विदाई बूथ पे जाके करें। एकदम मन बना चुकी है जनता उत्तर प्रदेश की बदलाव में। अच्छा, आप बिल्कुल ईमानदारी से बताइए, जिस समय आपने मंत्रिमंडल की शपथ ली थी योगी सरकार ने, आपको क्या लगा
योगी और केशव मौर्य में बेहतर मुख्यमंत्री कौन होता? केशव बेहतर होता। केशव बेहतर, क्यों क्यों? बेहतर इस नाते होता कि मिलने जुलने का, बातचीत करने का, लोगों को संतुष्ट रखने का, लोगों को काम देने दिलाने का एक तौर तरीका होता है। एक विधायक जाए और बैठा रहे और आप उससे न मिले, ये कितनी बड़ी है। आप जाओगे, बस्ती जाओगे, बनारस जाओगे, किसी जिले में जाओगे, तो अधिकारियों से आप कहोगे कि किसी भी जनप्रतिनिधि की बात न सुनी जाए। अधिकारी कान खोल के सुन लो, किसी जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुननी है। अब वहां विधायक सांसद क्या करेगा? थाना बस्ती में हमारे सांसद जी पंडित जी थे, नाम हमको याद नहीं आ रहा है, विधायक जी थाने में धरना दे रहे हैं। सरकार उनकी हो, थाने में धरना दे रहे हो। भदोही के विधायक धरना दे रहे हो। मतलब ऐसे 2 दर्जन लोगों को मैंने देखा कि थाने में लोग धरना दे। अच्छा, आप मंत्री थे तो आपसे योगी जी के व्यवहार कैसा था? अच्छी बात, आपको चाय पकौड़ी खिलाते थे वो? मैंने कभी उनकी चाय तक नहीं पी। क्यों? मैं जानता था ना कि हम नमक हरामी नहीं करते। हम जानते थे कि हमारी उनकी नहीं पटने वाली है। आपने ओवैसी के संग भी चाय नाश्ता नहीं, चाय तो पी ओवैसी के साथ। नमक उनके संग नहीं, चाय पी तो नमक उनसे नहीं, उनसे तो मैंने कहा, देखिए अब फिर हम लोग आगे मुद्दे पर हम भूल गए थे। मैंने कहा कि देखो 100 सीट लड़ने से बढ़िया है कि हम लोग 10 सीट लड़ें और 10 जीत लें। यही बात मैंने शिवपाल से कहा, यही बात चंद्रशेखर जी से कहा। उसी बात पे मैं गया जब शिवपाल जी को जिम्मेदारी ओवैसी जी ने, चंद्रशेखर जी ने दिया कि इन्हीं को भेजा जाए। राजभर जी आपके क्या राय है? उनके बिल्कुल इनको लगाइए, इनके भतीजे हैं, बात हो जाए, हम सब लोगों को और उनके साथ चला जाए। तो 10 तारीख तक बात नहीं बनी। तो फिर मैं मिला जब शिवपाल जी, तो शिवपाल जी ने कहा कि आप अकेले जाकर के पहले आप मिलो। हम कहे देखिए हम जाएंगे तो ऑन स्पॉट फैसला लेते हैं, हम तुरंत फैसला ले लेंगे। तो हम गए और फैसला ले लिए तुरंत। उसके बाद फिर मैं शिवपाल जी से, मैं अखिलेश जी से कहा कि चाचा जी का क्या हाल है? कहा ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मिलेंगे। तो मैं बराबर जब भी मिलता था तो मैं चर्चा करता रहता था कि इनका क्या हुआ, इनका क्या हुआ, ये मोर्चे में ये लोग हैं। तो बातचीत सबसे होती रहती थी। तो हमारा प्रयास था। लेकिन अब दोस्ती, अब डिमांड अगर 100 सीट ओवैसी को दे दें, 50 सीट ओम प्रकाश को दे दें, 50 सीट शिवपाल को दे दें, तो अखिलेश जी क्या करेंगे, उनके लोग क्या करेंगे? तो हमारा मकसद वहां था कि हम सब लोग मोर्चे के लोग 100 सीट पे चल के लड़ लें, 300 उनको दे दें। उनकी मर्जी होगी तो हम लोगों को कैबिनेट में रखेंगे, सरकार ने अपने कैबिनेट में रखेंगे। अगर पूर्ण बहुमत में आते तो रखें, न रखें उनका विषय है। लेकिन हम लोग मिल करके जो भारतीय जनता पार्टी है इसकी पहली विदाई किया जाए, इसको यहाँ से प्रदेश से हटाया जाए। क्योंकि जिस तरह ये शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड का आरक्षण खत्म कर रही है, जिस तरह प्राइवेट में सब जगह भेज रहे हैं, और जिस तरह के थाने में पिछड़े दलित को गाली दिया जा रहा, मारा जा रहा है, इसे निजात दिलाई जाए। कांग्रेस की भी सरकारें थी, कोई भी जाता था तो दरोगा इज्जत करता था। आज इस सरकार में दरोगा बैठा है कुर्सी पर, विधायक जा रहा है तो कह रहा कि मैं विधायक ओम प्रकाश राजभर, तो दरोगा कह रहा हाँ बताओ क्या बात है। ये योगी जी के दरोगा विधायकों से कह रहे हैं, ये क्या तमाशा रहा? कौन सी जाति के थे दरोगा जी ऐसे? अब कहना क्या है, सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का। आपने तो अपना गठबंधन तय कर लिया, सीटों की डील कर ली, ओवैसी क्या करेंगे अब? हम तो अभी भी कहेंगे जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं वो सब लोग कमोवेश अखिलेश के साथ होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम 50 सीट लड़ें। हमारा अपना मानना है, हम 4 ही सीट जीत के आए। 25 सीट कहे थे ओम माथुर, अमित शाह के यहाँ गए तो 22 हुआ, 22 पे डन हो गया। फिर जब चुनाव आ गया तो आते आते 8 सीट मिली। मैं बहुत नाराज हुआ, बहुत कुछ कह के फिर भी मैंने कहा कि छोड़ो, 8 सीट पे लड़ेंगे और बाजा बजाएंगे। 4 जीते, 8 हराने के लिए लोग लगे, लेकिन खैर हम अपनी मेहनत से 4 जीत के आए। जीतने के बाद आपके सामने रिजल्ट रहा। अच्छा, अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात के बाद ओवैसी ने आपसे बात की या नहीं? हमने खुद बात किया था ओवैसी जी से। मैंने जब पहले दिन मैंने मिला तो हमने कहा कि हम तो गए, सुपाल जी बताए, मैं वहां गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तो अपना बात, हम लोग 6 लोग गए थे। तो प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, राम सागर बिन, अनिल चौहान की बात हमने वहाँ किया। तो उनका ठीक है, कोई बात नहीं है, तो और लोगों का क्या होगा? तो सुपाल जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, तो उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे। ओवैसी का नाम नहीं लिया आपने वहाँ? ओवैसी का भाई मोर्चे में तो सभी लोग थे ना। तो अखिलेश जी से आपने ओवैसी का नाम लिया। हाँ। अखिलेश जी का चेहरा कैसे हो गया फिर? बहुत बढ़िया था, ज्यादा खुश थे ओवैसी के नाम एकदम पे? खुश थे। अच्छा, आप तो ओवैसी जी के बहुत करीब रहे हैं, लोग ओवैसी के लिए क्यों कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है? बिल्कुल ईमानदारी से, क्योंकि आप इस बात के लिए बिल्कुल माहिर हैं कि आप सच नहीं है, वो बी टीम नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको बी टीम बनाते हैं। अच्छा, ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए
हर नेता उनको बी टीम कहता है कि हम कह देंगे तो यहाँ मुसलमान का वोट हमको मिल जाएगा या ये हो जाएगा, इस तरह की बात, वो बी टीम नहीं है। सच्चाई तो ये है कि वो अपना प्रभुत्व उत्तर प्रदेश में जमाना चाहते हैं, लेकिन जम नहीं पा रहा है। और न जमने का कारण कि दो भाई हैं और कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि आपस में मतदाताओं में भी कटुता पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से पैर नहीं जम पा रहा है। अच्छा, ओबीसी ने आपसे ये नहीं कहा कि अखिलेश से हमारी इतनी सीटों की बात कर लो, इतनी सीट हमें दिला दो, हम भी लड़ेंगे? अभी हम मोबाइल खोल के दिखा दें उनको सूची उन्होंने दी थी, ऐसा नहीं है। कितने लोगों की थी? उन्होंने हमको 20 की सूची दी थी। तो यानी अगर अखिलेश यादव 20 टिकट ओबीसी को दे दे तो ओबीसी मान जाएंगे? 20 देने को तैयार नहीं है। अगर मान लीजिए अखिलेश यादव 20 सीट दे दे तो 20 देने को तैयार नहीं है अखिलेश यादव? 20 आपने पूछा अखिलेश यादव से 20 सीट? हाँ, हमने उनको सूची दिखाया कि ये सूची उनका है, देख लीजिए। अभी हम बैठते हैं दिखा देंगे सूची। क्या बोले अखिलेश यादव? का इतनी सीट नहीं, कम सीट पे बात करो, इसे इतना सीटें सबको देने लगे 20-20 तो पता लगा 12 लोग हैं तो 12 दूनी 24, 250 सीट तो लगभग यही हो जाएगी। अखिलेश यादव ओबीसी को कितनी सीटें देने के लिए राजी हो सकते हैं? अब देखिए बात बहुत दूर निकल गई, जब नहीं हो गया कितनी सीट हम नहीं देंगे। अब तो कमरा भर गया है, कोई सीट खाली नहीं है, एंट्री नहीं है। हाँ, एंट्री नहीं। तो मतलब आपने उसका दामन पकड़ के ओबीसी का पूरे प्रदेश में माहौल बनाया और आपने कह दिया कमरा भर गया। हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं, आप मजबूत सहयोगी दल हैं, आप अखिलेश जी दबाव बना सकते हैं। समय रहते मैं तो दबाव बनाया, अभी बैठता हूँ दिखा दूंगा सूची आपको। तो आपने अखिलेश जी कुछ कम सीटों पे 10 मैंने उनसे कहा कि वो सूची इनकी है और इसमें से कुछ कम कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखो अभी बहुत लोग आने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के कई मिनिस्टर भी संपर्क में। ये फिर आप आग लगा रहे हैं, फिर आप आग लगा रहे हैं। सरकार का कौन मिनिस्टर चला जाएगा अखिलेश यादव के? परसों आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। ऐसे सोशल मीडिया पर तो चर्चा। अच्छा, चलते हैं। किसकी? एक मंत्री से एक साथी ने पूछा कि बड़ी चर्चा है कि सपा में जाने की, क्या राय है आपकी, क्या आपका क्या कहना है? तुमने कहा अभी तो यही हूँ। कौन मंत्री थे? मैं नहीं देख पाया थे। कौन थे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी। आप लोग ना स्वामी प्रसाद मौर्य का 1 महीने से चला रहे हैं। इतना बढ़िया पद, बेटी एमपी है बीजेपी में, भाई कैबिनेट मिनिस्टर है, क्यों आपके आएंगे वो? ये बताइए कि बसपा में थे तो पूरे देश में लोग जानते थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक नेता हैं, बड़े नेता हैं। आज स्वामी जी को ऐसा कर दिए कि वो जैसे मठ के पुजारी बन गए हैं। कोई नाम लेने वाला नहीं रह गया है, तो अंदर सुलग रहा है। अच्छा, आएंगे? वो तो कह रहे हैं कि यहाँ हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, हम हिस्सेदारी जहाँ मिलेगी वहाँ रहेंगे। नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से आंकड़ा बताइए। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा ज्वाइन करेंगे? दारा चौहानों लाइन में है। दारा चौहान भी आ रहे हैं सब वहाँ बताता हूँ 12 से 1 के बीच में ही सब आते हैं, हमसे मिलते हैं, अखिलेश जी का मिलते हैं। रात में मिलते हैं, कोई जाने नहीं। तो योगी जी की इंटेलिजेंस नहीं देखती है? देखे क्या करेगी? अब तो आचार संहिता लग गई, अब तो कोई समस्या नहीं। अब तो कोई समस्या। अच्छा, कौन से संभावित मंत्री ऐसे हैं जो बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं, खासतौर से पिछड़ी जाति के? 1.5 दर्जन। कौन नाम बताइए? आपने 2 नाम बता दिए। नहीं, आप ज्यादा नाम नहीं बताएंगे, नहीं तो ये दो तो सोशल मीडिया चले, इसके अलावा ना बताइए। ये 2 तो वो हैं जिनके नाम 1 महीने से चल रहे हैं, इसके अलावा कोई बड़ा नाम बताइए। इनके साथ रहने वाले भी हैं जो सहारनपुर के मंत्री हैं, नाम बताइए। जान जाइए, सैनी जी हैं, धर्म सिंह सैनी। यानी आपका गोल जो है वो योगी आदित्यनाथ के करीबी, जो बीजेपी के करीबी पिछड़ी जाति के नेता हैं, उनको तोड़ने का। मतलब आप और अखिलेश यादव मिलके आप लोग पिछड़ी जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, मोटा लगभग। नहीं, पिछड़ी जाति के नहीं, सरकारें पिछड़ी जाति के बल पे बनती हैं। जिसकी भी सरकार बनी हो, कांग्रेस की सरकार बनी तो पिछड़ों ने एक साथ एक मुझ तोड़ दिया। बीजेपी भी आज जो सरकार बनाई हो पिछड़ों के वोट पे बनाई है। बसपा सपा की भी सरकारें जब पूर्व में बनी थी तो पिछड़ों के इतनी आबादी है, इतना वोट है कि इन्हीं की वोट से बनती है। तो पिछड़ा नहीं होगा तो अगर जहां हम ब्राह्मण लड़ाएंगे तो ब्राह्मण के वोट से तो जीतेगा नहीं, उसको वोट चाहिए। तो वोट बचता कौन है? पिछड़ा वोट और दलित वोट बढ़ता है। तो ये वोट अगर हम अपने साथ नहीं जोड़ेंगे तो हम राजपूत को लड़ाएंगे तो उसको कैसे जिताएंगे, हम ब्राह्मण को लड़ाएंगे तो कैसे जिताएंगे। और फिर पिछड़ा में जो तमाम जातियां हैं उनको हम संगठित नहीं करेंगे तो हम जहाँ आई लड़ाएंगे वो कैसे? लेकिन 14 और 17 में तो अमित शाह ने अपनी जो रणनीति बनाई उसमें सब पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां बीजेपी के पक्ष से गोलबंद कर दिया, सब साथ छोड़ दिया। आपके कहने से? सब नहीं, हमारे कहने से नहीं। वो ऐसा कमोए किए हैं, सब छोड़ दिए, आज रो रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ईमानदारी बताइएगा राजभर जी, हमारी टीम को भी फीडबैक मिला, क्या गांव में ये है कि ये सरकार ठाकरों की है, ऐसा मैसेज? 100% है, 100%। थाने पर जाइए, गांव के लोग कहते हैं कि थाने पर जाइए तो बाबू साहब बैठे हो, बाप की सरकार बनाए हो। मतलब गाली वो देते हैं, दरोगा जैसे गांव में औरतें गाली देती हैं, वो गाली दे करके भगाया जा रहा है।
जाओ जो करना है कह दो, जाओ योगी से कह दो कहना है तो, बस सीधे वहां भेजते हैं योगी के यहाँ। और किसकी औकात है गांव के व्यक्ति की योगी के यहाँ जाने के? ये हाल है। आखिरी सवाल, राजभर जी से कितनी सीटों की डील हुई अखिलेश यादव की? अभी कोई डील नहीं है, 1 हफ्ते के अंदर हम आपको बता देंगे। हम सीट के संबंध में कोई बातचीत नहीं किए थे। हम मुद्दों पर उनसे कहे कि देखो यहाँ से हम जो धोखा खाए हैं, जातिवार जनगणना को लेकर के वो भाग गए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने से भाग गए, घरेलू बिजली का बिल माफ करने से भाग गए, गरीबों का इलाज फ्री करने से भाग गए। प्रदेश में जब मैंने उनसे कहा कि अब अन्ना पशु बढ़ रहे हैं, इनको रोकने की व्यवस्था की जाए, तो उन्होंने व्यवस्था नहीं दे पाई। इससे निजात कैसे मिले इस पे तैयार, तो अखिलेश जी इन सब मुद्दों पर तैयार हुए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और रह गई, पिछड़ों की बात संजय निषाद भी बहुत करते हैं, आपके दोस्त हैं वो संजय निषाद, उनका क्या भविष्य रहने वाला है? संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। झूठों की गोल में कितना हुई ईमानदार जाए तो वो भी झूठ सीख लेता है बोलना। अब आप बताइए, हम तमाम चैनलों पर देखे, कभी डिप्टी सीएम की बात करते हैं, तो कभी मंत्री की बात करते हैं, तो कभी 24 सीट की बात करते हैं। जब योगी जी खोखते हैं तो नहीं हमने बोला ही नहीं है। जब दिल्ली दरबार बुला करके डांटता नहीं साहब हमने कुछ नहीं बोला है। अभी आप बताइए कि जुमलेबाज गृह मंत्री अमित शाह जी को 17 दिसंबर को बुलाया गया रमाबाई मैदान में, पूरे प्रदेश में बाजा बजाया संजय निषाद जी ने कि अमित शाह जी आ रहे हैं और आरक्षण की घोषणा होगी। अब केवट बिंद, कश्यप, मल्लाह, माझी, मझवार, इनको अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो जाएगा। लाखों लोग आए, बेशक आए, भीड़ आई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अमित शाह जी लोरी सुना के चले गए, आरक्षण पे कोई चर्चा नहीं। उनके सामने ही लोगों ने नारा लगा दिया कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और हजारों कुर्सियां तोड़ दी उन्हीं के कार्यक्रम में। और आज गांव का आलम यह है कि गांव में एकदम नारा लग रहा है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। पूरब से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, चारों तरफ उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। बीजेपी गलत फहमी में है कि हमको लोग वोट दे रहे हैं। आपने सबको किनारे कर दिया। संजय निषाद को लेकर के आप देख लीजिएगा, चुनाव 10 तारीख को काउंटिंग होगी ना, काउंटिंग में आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पाएगी। जब आप पूछेंगे संजय निषाद रहेंगे उधर ही है, वो भी आपकी तरफ आ सकते हैं। वो जिस दिन टिकट बंटवारा होगा, गमछा लेकर के वो रोने लगेंगे और गमछा भीग जाएगा और लौट के घर चले आएंगे। देख लीजिए, लौट के घर मतलब अपने घर चलेंगे। अब हम कहाँ किस तरफ मुंह दिखावें? आपके गठबंधन में शामिल हो सकते हैं वो? नहीं, हमारे यहाँ नहीं आपकी आप रोक देंगे उनकी एंट्री? नहीं, हम नहीं रोकेंगे, क्योंकि उन्होंने अविश्वसनीयता अखिलेश जी के साथ कर चुके हैं, अविश्वसनीयता। वो तो आप भी कर चुके हैं, आपके पिछले वीडियो वायरल हुआ, आप अखिलेश जी को इतना बुरा बोल रहे थे। अरे लगातार वायरल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि आपका मूड़ी हमारे में, हमारी मूड़ी आप में लगा के वो वायरल करते रहते हैं, तो उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। हम अपने काम पर विश्वास करते हैं। जो मैं कहता हूँ उसको खुल के कहता हूँ, नहीं कहता हूँ तो नहीं कहता। अखिलेश जी से क्या कहा आपने, डिप्टी सीएम? नहीं, हम डिप्टी सीएम का नहीं, हमने कहा कि हमारा मोर्चा है, हमारे मोर्चे के लोग मिलकर के आपको सीएम बनाएंगे और मोर्चे में सबको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लेना, बस इतनी सी बात। मन में कोई ख्वाब तो होगा? नहीं ख्वाब। देखिए राजनेता और राजभर का। अच्छा देखिए, आप सही सवाल आप कर रहे हैं। देखिए, सबकी अलग अलग ख्वाहिश होती है नेताओं की। अगर मुझे मंत्री की लालच होती तो मैं इस्तीफा नहीं देता। बड़ा खराब विभाग दे रखा था आपको, इसलिए आपको हैज मिलता, पीडब्ल्यूडी मिलता। अच्छा, गांव सभा का सदस्य अगर कह दीजिए कि इस्तीफा दे दे तो देगा? गांव सभा का सदस्य जबकि 5 साल में 5 रुपया भी नहीं पा सकता, उससे जीत गया, उससे कह दीजिए कि तुम इस्तीफा दे दो तो नहीं देगा। खराबे विभाग था, लेकिन बहुत अच्छा विभाग था, जहाँ दिव्यांगों के बीच में काम करने का मौका था। मैं तो कहता हूँ 5 साल अगर वो विभाग मुझे मिल जाए तो अगली सरकार चाहे जिसकी बने, कोई मिनिस्टर होगा तो डंके की चोट पे कहेगा कि दिव्यांग विभाग हमको दे दो, उस मुकाम पे हम पहुंचा देते उसको। लेकिन इन्होंने बजट नहीं दिया, पिछड़ा और कल्याण विभाग दिया। मैंने जब काम शुरू किया तो जो 5 सालों में काम नहीं हुआ था उसको हम 1 साल में काम करके दिखा दिए। मतलब सारे सिस्टम को हमने सही तरीके से लाइन पे ला दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे हटते ही सब अधिकारी कर्मचारी सब रो रहे हैं कि आपने रास्ता बनाया काम करने का, लेकिन सब काम बंद। अच्छा, भाजपा जो सांप्रदायिक आधार पे ले जाना चाह रही है, क्या कामयाब हो पाएगी? नहीं कामयाब होगी। नहीं। देखिए, प्रदेश की पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। अब आज की तारीख में यादव उधर जाएगा नहीं, मुसलमान जाएगा नहीं, चमार जाएगा नहीं, भर जाएगा अच्छा, नहीं। मायावती का क्या सीन रहेगा? मायावती प्रदेश की जनता
नोटिस में नहीं ले रही है बसपा को। और कांग्रेस बेशक प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं, लेकिन धरातल पे नेटवर्क नहीं है, संगठन धरातल पे नहीं है। बचा कौन? कांग्रेस और बसपा का जनता नोटिस में नहीं ले रही है। कितनी सीटें मिलेंगी आपके हिसाब से, चूंकि आप भी बड़ा पॉलिटिकल एनालिसिस आपका ठीक है। हम टिकट बढ़ जाए तब बताएं, पहले नहीं बता सकते। टिकट बढ़ जाए तो हम बता देंगे कैसे टिनको कैसे टिनको कैसे टिनको। और ये गारंटी के साथ हम बता सकते हैं कि अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये थे ओपी राजभर जी। आपने देखा बहुत साफ गोई से बात करने वाला नेता और पिछड़ी जातियों की मुहिम चला कर और डंके की चोट पे कहने वाला। लेकिन अभी ये डाउट इसलिए है क्योंकि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। बीजेपी का दांव ये है, राजनेता कोई मुखर होकर बोलते भी नहीं है। तो ओपी राजभर जी पे लेंस लगा के अखिलेश यादव को भी रखना पड़ेगा। बीजेपी कहीं डोरे डाल के इस नेता को पटाना ले। हालांकि ऐलान करें देर हो गई, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। मुझे लगता है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। अपनी राय बताइएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। यही वो चैनल है जो खरी खरी और सच बात बताता है। हम गोदी मीडिया ना थे, ना हैं और ना रहेंगे। थैंक यू।